दोस्त आज जो बात बताऊंगा ना वो तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल देगी। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे एकदम सामने हैं, हमेशा हमने पढ़ी हैं, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया इन चीज़ों पे। वो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 2D 2 डायमेंशनल में कैसे रेशो का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को ख़त्म किया जाता है। आज 3D की बात कर रहा हूँ। 3D यानी 3 डायमेंशनल। इतना समझ लो कि जब जगह की बात होगी तो उसे हम 2D कहेंगे, जब जगह घेरने की बात करेंगे तो 3D कहेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज इसकी हम आपको देंगे जब हम पढ़ेंगे क्षेत्र में, यानी कि मेंसुरेशन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको रेशो पढ़ा रहा हूँ। रेशो में मैंने ये चीज़ें क्यों ली हैं, इसका मकसद केवल इतना सा है कि मैं आपको बता दूं ऊंचाई और दूरी का सवाल कैसे रेशो से ख़त्म हो जाता है। ऊंचाई और दूरी का सवाल हमने ख़त्म किया था पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में 2 डायमेंशनल के हमने सवाल देखे, अब 3 डायमेंशनल के सवाल देख रहे हैं। फिर मैं बीजगणित में भी बताऊंगा आपको कैसे रेशो यूज होता है। तो एक जो चीज़ मैंने सीखी है ना, वो गणित के अलग अलग चैप्टर में किस तरह से यूज होती है, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे। आज जो बात बता रहा हूँ वो बहुत कमाल की है। आज ये चीज़ सीख ली ना तो आज के बाद कभी भी क्षेत्रमिति में समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ समझ लो। एक चीज़ हम सब ने पढ़ी है, पाई। हमने कभी गौर नहीं किया कि पाई होता क्या है। इसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। पाई का मतलब होता है 22/7। इसका मतलब ये हुआ ना कि 22:7। तो मुद्दा ये है कि ये किस चीज़ का अनुपात है, केवल इतना सा समझ गए ना। आज के बाद सर्कल जहाँ भी आ जाएगा, गोला, बेलन, शंकु, जहाँ भी गोल चीज़ बन रही है ऊपर या नीचे प्रिज्म में, ख़त्म हो जाएगा सवाल इसी चीज़ से। देखिए ये जो होता है ना, परिधि यानी पेरीमीटर का अनुपात व्यास यानी डायमीटर के साथ, व्यास यानी डायमीटर के साथ, ये होता है 22:7। और इसी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे सवाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने कैसे इसका इस्तेमाल किया। अब देखो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ करके अप्रोच कैसे बनती है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉजिक से शुरू कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ, फिर देखो ये ट्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है यही लॉजिक। जब देखो जहाँ भी पाई आता है, पाई का मतलब होता है 22/7। इस 22 का मतलब है 11×2। यानी कि जब भी ऐसी चीज़ आपसे पूछ ले पेपर में जिसमें पाई आता है, यानी किसी भी चीज़, जैसे बेलन में, बेलन क्या है, गोल है, गोल होता है। शंकु, शंकु नीचे से गोल है। वृत्त है और गोला है। इन सब चीज़ों में पाई का इस्तेमाल होता है। और जहाँ भी पाई आ जाएगा, आपसे सवाल ऐसी चीज़ पूछ ले कि उसके अंत में पाई का गुणा उसमें होना ही, यानी 22/7 होना ही है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका जो उत्तर आ रहा होगा ना, उसमें 11 का भाग जाएगा। पहली चीज़ इसका ध्यान रखेंगे, पहली चीज़ का। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जहाँ भी पाई वाली वैल्यू पूछ लेगा वहाँ 22/7 आएगा और 11 का गुणा होगा तो उत्तर आप निकाल लेंगे। अब आपका काम है ये देखना कि कहाँ कहाँ पाई आ रहा है। इतना काम आप कर लेंगे और जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इससे समझो, जब भी हम निकालते हैं 2πr यानी परिधि निकालते हैं, एक छोटी सी चीज़ समझ लो, ये आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगी। जब भी हम किसी चीज़ की परिधि निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2πr। असल में ये पाई डी है, 2, क्योंकि डी क्या है, डायमीटर। डायमीटर कितना होता है, 2 गुणा त्रिज्या यानी 2 गुणा आर। तो 2 गुणा आर को डी लिख दूँ, इसे पाई लिख दूँ। इसका मतलब है पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा डी, यानी कि 7 की वैल्यू अगर 22 है तो ये जो डी है, ये जो डायमीटर दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालिए। ऐसे परिधि निकालते हैं हम सवालों में। ये छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे इस रेशो का अप्रोच काम करता है मेंसुरेशन में। अब देखो भाई, ये मैं मिटा देता हूँ, पहले सवाल पे आओ। इनको मैं बहुत बेसिक से आपको नहीं बताऊंगा, बेसिक इनके जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम रेशो पढ़ रहे हैं तो रेशो के आधार पर कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है, इसकी बात मैं करूंगा। थोड़ी सी चीज़ आपको आनी चाहिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। नहीं आते तो मैं बताता भी चलूँगा। जैसे कि पहला सवाल है, 2 एक समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात दे रखा है और उनके आयतनों का अनुपात पूछा। देखिए व्यासों का अनुपात मुझे दे रखा है। व्यासों का अनुपात मैंने कहा फर्स्ट का ये है और सेकंड का ये है। व्यास को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं भाई डायमीटर। डायमीटर्स का मुझे रेशो दे रखा है और रेशो दिया है मुझे 3:4। अब आपसे अगर मैं पूछूं त्रिज्या का रेशो क्या होगा, तो डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि 4, इनमें दोनों में 2 का भाग दे दोगे तो ये त्रिज्या का रेशो आ गया। 2 से 2 कट गया, यानी जो डायमीटर का रेशो है वही इनकी त्रिज्याओं का रेशो होगा। अब सवाल पूछना चाह रहा है कि ये कह रहा है, सवाल कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु हैं और इसके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते तो समझ लें 1/3 पाई r² h होता है। इन दोनों का 1/3 पाई, अगर ये दूसरा है तो मैंने कहा r अलग है, यहाँ h भी अलग है, ऐसे समझिए। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड जो करेगा इसका रेशो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, 1/3 इसमें कॉमन है, पाई इसमें कॉमन है, तो केवल r और h पे डिपेंड करेगा इनका रेशो। यानी कि r की वैल्यू यहाँ क्या है, r की वैल्यू यहाँ क्या है, यही तय करेगी कि इनका रेशो कितना आएगा। जैसे इस सवाल में r की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट। डायमीटर से r की वैल्यू कैसे निकाली, 2 का भाग देके, आप समझ गए होंगे। 3 यूनिट है तो 3 गुणा 3 r की वैल्यू। और h की वैल्यू क्या है भाई, h की वैल्यू देखिए लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 है, उनके आयतनों का अनुपात, एक समान ऊंचाई वाले हैं।
एक समान ऊंचाई है, इस सवाल में ऊंचाई भी समान दे दी यानी एच भी समान है, तो इस सवाल में डिपेंड किस पे करेगा, एच भी कट जाएगा, केवल आर पे डिपेंड करेगा। रेशो होगा आर स्क्वायर रेशो आर स्क्वायर, यानी पहले वाले आर की त्रिज्या क्या है, पहले वाले शंकु की त्रिज्या क्या है, दूसरे वाले शंकु की त्रिज्या क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा। पहले वाले शंकु की 3 थी, 3 का स्क्वायर 9, दूसरे वाले की 4 थी, 4 का स्क्वायर 16। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, आपको अगर बेसिक सा पता था तो आप सवाल देखते, कहते 3 अनुपात 4 दे रखा है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 अनुपात 16, इस सवाल का उत्तर हो जाता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाता करेक्ट आंसर। ऐसे करना था सवाल को पेपर में, केवल ऐसे। अगर आप इतनी चीज़ जानते हैं, इसका केवल फॉर्मूला आप जानते हैं, तो आपने देखा रेशो का इस्तेमाल कैसे हुआ। मैं इस वीडियो के माध्यम से 2 चीज़ें आपको समझाऊंगा, एक तो ये कि रेशो का कैसे इस्तेमाल होता है, और एक और चीज़ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसका इस्तेमाल करके वो कौन सी चीज़ है, उसके लिए वो कौन सी चीज़ है, ये देखने के लिए आप बने रहिए अंत तक। दूसरा सवाल देखो, एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। सिंपल भाई, शंकु का 20% बढ़ा दिया जाता है, शंकु का आयतन कितना बढ़ेगा। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है भाई, सब अगर नहीं जानते हैं तो वो लिख लें। शंकु का आयतन होता है, डिटेल में बात करेंगे इस पर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है। ये आयतन का फॉर्मूला है, कहाँ से आया कैसे आया इसकी बात करेंगे मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे। एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए त्रिज्या ये आर है, ऊंचाई ये एच है, मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ, 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब होता है 20/100, 20 से काट देंगे तो 20 × 1 20 पंजे 100, यानी 1/5 इसकी वैल्यू होती है। अब मुझे बताइए, अगर 5 कोई वैल्यू है तो उसका 20% बढ़ाएंगे तो वो 1/6 हो जाएगी, यानी कि पहले अगर 5 थी इसकी त्रिज्या तो बाद में 6 हो गई, और हाइट भी पहले अगर 5 थी तो बाद में 6 हो गई। अब मुझे बताइए, अब समझिए इस बात को, आयतन जब आप निकालेंगे, इसका आयतन का रेशियो निकालेंगे तो बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, केवल आर और एच में परिवर्तन हुआ 1/3, और पाई तो दोनों का सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे। तो इन दोनों का गुणा होगा आर और एच का, आर स्क्वायर एच होता है ना, तो आर स्क्वायर एच कितना होगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, आर स्क्वायर है इसका वर्ग और फिर ये गुणा, ऐसे ये 6 का वर्ग और इसका गुणा, आर स्क्वायर एच का रेशियो हम देख रहे हैं 6 36 के 216, यानी कि 125 से 216 यूनिट हो गया होगा। अब मेरी बात समझिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि रेशो कैसे हुआ, एक चीज़ बताइए, ये रेशो है, पहले वाले का 125 आया, दूसरे वाले का 216 आया, ये गुणा आया आर और एच का, आर स्क्वायर एच की वैल्यू ये आ गई, आर स्क्वायर एच पहले वाले का ये, आर स्क्वायर एच पहले वाले का ये। लेकिन आप कहेंगे फॉर्मूला तो है 1/3 पाई भी है फॉर्मूले में गुणा में, तो 1/3 पाई का गुणा यहाँ करेंगे, 1/3 पाई का गुणा यहाँ करेंगे तो वापस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो हमने सवाल में पहले ही छोड़ दिया, झंझट ही नहीं पाला। अब बताओ कितने % वृद्धि हुई है। यहाँ से देखो 125 से 216 जाने में कितना बढ़ा है, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 91 की वृद्धि हुई है 125 पे, तो 100 पे कितनी, यही परसेंटेज है, यानी 91/25 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका जब परसेंट बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 20 से काटा 20 पंजे 100, सॉरी 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 से काटो 91 को, देखो 5 × 5 4 बजे 40, 5 × 8 40, 5 दूनी 10, 18.2 गुणा 4 जब आप करेंगे 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, यानी 72.8% की वृद्धि इसके आयतन में हो रही होगी, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि रेशो का क्या यूज है ये आप समझ पा रहे होंगे इन सवालों में। ये रेशो का सवाल मेंसुरेशन में कैसा कैसा सवाल और किस तरह से देता है, ये समझाने की आपको एक कोशिश की जा रही है। अब देखिए तीसरा सवाल, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। घन क्या होता है, घन होती है एक 3 डायमेंशनल आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया, यानी कि लंबाई थी, चौड़ाई थी और ऊंचाई थी, हाइट को लिखेंगे ऊंचाई थी, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। 10% का फ्रैक्शन आपको बनाना आना चाहिए। 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10 कह सकते हैं। 10 का 10% होता है 1। 10% बनाने का मतलब पहले लंबाई 10 थी तो बाद में 11 हो गई, पहले चौड़ाई 10 थी तो बाद में 11 हो गई, पहले ऊंचाई 10 थी तो बाद में 11 हो गई। अब मुझे बताइए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो आप 1000 यहाँ आ जाएगा, और 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी 11 का क्यूब 1331 आ जाएगा। पूछना चाह रहा है कितने % की वृद्धि हुई। 1000 से 1331 जब ये जाएगा तो आप केवल ये देखिए 3 से 31 की वृद्धि होती है 1000 पे। तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंट लिख दीजिए, या फिर ऐसे समझिए 1000 की वैल्यू 333 है, 100 पे कितनी है इसकी वैल्यू। तो केवल आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 33 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। जब 10 का भाग देंगे यानी 33.1%, ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब हुआ। उसके आयतन में इतने % की वृद्धि हो रही होगी। इन्हीं सवालों को जब आप बेसिक से लगाने जाएंगे ना, एक्स मानकर जब आप इन सवालों को लगाने जाएंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे इन सवालों को सॉल्व करने में। एक एक पेज भर जाएगा और उत्तर भी सही नहीं आएगा। इसीलिए
ये बेसिक ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत समझिए कि एक्स वाला मेथड ही बेसिक होता है, ये भी बेसिक है, इसमें भी लॉजिक है। यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप कंपटीशन में बैठने लायक हैं। टेक्निकल वाला बच्चा जब शुरू में तैयारी करता है तो उसे लगता है कि भाई एक्स वाला जो मेथड है वही सही मेथड है, लेकिन नहीं भाई, एक्स वाला मेथड कंपटीशन में बैठने के लिए सही नहीं है। वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसकी आदत ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी कंपटीशन में मजा आएगा। चौथा सवाल देखो, चौथे सवाल से जो दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो शुरू होती है। सवाल क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी LBH, लेंथ विड्थ और हाइट का रेशो दे रखा है 19:11:13, और आपसे जानना चाह रहा है इसका आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। आप मुझे बताओ आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो भी उत्तर आएगा उसमें 19 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा, 13 का भी भाग जाएगा। तो सबसे आसान मैंने बताई थी आपको 11 की डिविजिबिलिटी। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो 11 की डिविजिबिलिटी हम आसानी से चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो जल्दी से चेक करेंगे किस किस ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है। तो देखो कैसे उत्तर तक पहुंचेंगे। 8, 5, 13 एक छोड़ के 11 की डिविजिबिलिटी अगर नहीं पता है तो विभाज्यता का नियम करके करीब 20 मिनट की वीडियो है, उसे जाके देख लो, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। 8, 5, 13 1 और 1 2, इसका अंतर 11 हुआ, यानी कि ये वाली संख्या 11 से कटती है। उत्तर ये हो सकता है 8 और 6 14 और 5 19 हुआ, और 8 और 6 14 5 19 हुआ, 9 और 6 15 हुआ, इसका अंतर 4 हुआ, ये 11 से नहीं कटती, ये उत्तर नहीं हो सकता। 5 और 1 6, इसका 5 1 और 5 6 और ये 0 6 हुआ पहला, ये 9 और 3 12, 12 में से 6 बचते हैं, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद आगे चला, मैंने देखा 9 और 3 12 और 2 14, ये 14 बना। इसके बाद 6 और 3 9 और 5 14, ये 14 बना, यानी ये भी उत्तर हो सकता है। मैं 2 ऑप्शनों पर ऐसे पहुंचा जो 11 से कट रहे थे। अब क्या देखना है, अब आपको देखना है कि भाई 11 से तो 2 ऑप्शन बचे, तो एक और कोई चेक कर लीजिए। अब मैं कहूँगा कि 13 से कौन सा कट रहा है ये चेक कर लेते हैं। 13 से पहला ऑप्शन लिया 81,510, क्या ये 13 से कट रहा है? 13 से कटने का ऐसे तो आप चाहें तो भाग दे के देख लें, नहीं तो मैंने क्या बताया था 13 से कटना कैसे चेक करते हैं। इधर से 3 3 के जोड़े बनाएंगे, इस वाले जोड़े को इसमें से घटा देंगे भाई, इनका अंतर ले लेंगे दोनों जोड़ों का। ये अगर समझ में नहीं आ रहा डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर रहा हूँ तो जाके प्लेलिस्ट में डिविजिबिलिटी वाली वीडियो आप देख लो एक बार। यहाँ देखो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ 4 बच गया। 429, 429 में क्या भाग जाता है 13 का, आप देखेंगे 13 39, तो 442 13 39, 3 बचा 13 39, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में 13 का भाग चला गया। ये अभी उत्तर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन को और देख लेंगे क्या उसमें 13 का भाग जाता है। तो जोड़े बनाइए, क्या संख्या है 339 625, यानी कि 3,39,625 संख्या है। 3 3 के जोड़े बनाइए, इनका अंतर देखिए, 339 का अंतर 625 से देखेंगे तो आप देखेंगे 8 3 11 3 और 2 5, 286 का अंतर है। 13 का भाग देखें, 13 दूनी 26, फिर 2 बचा, 13 दूनी 26। इस वाले भाग में, इस वाले ऑप्शन में भी 13 का भाग चला गया। तो लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचा है वो है 19। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को चेक करने की पेपर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक या 2 चीज़ को चेक करते ही आपका उत्तर आ जाएगा। जब आप 19 से चेक करने जाएंगे तो 19 का भाग देके देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन में, जिसमें 19 का भाग चला जाएगा वही उत्तर हो जाएगा 81,510 में। तो 19 चौके होते हैं 76, 5 बचा, 55 उतार लिया, 19 दूनी होता है 38, 8 और 7 15, 7 बचा, 1 17 बचा, और ये 0 170, यानी कि इसमें 19 का भाग नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन डी। ये तो तरीका मैंने आपको बताया कैसे भाग दे के चेक कर सकते हैं, कैसे सवाल को देख के हम पता करेंगे किस चीज़ के इसमें भाग जा रहा होगा, और ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई एक चीज़ और दे रखी थी सवाल में, लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, यानी 19, 13 से 19 की वैल्यू जो है ये 6 है, 6 की वैल्यू 30 दे रखी है, 1 की वैल्यू 5 आ जाती, इन सब में 5 का गुणा करते, यानी कि क्या होता, उत्तर होता 19 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 5 का गुणा सब में होता 1 2 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। ये जब आप सॉल्व कर रहे होते तो इस सवाल का उत्तर आ जाता आपके सामने। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो 5वां सवाल, ये थोड़ा सा लंबा मैंने इसलिए लिया था सवाल कि आपको समझा सकूं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई एक ही चीज़ चेक कर रहे थे, डिविजिबिलिटी के रूल जब हम पढ़ रहे थे तो 9 का भाग लगा के 11 का भाग लगा के सीधा उत्तर मिल जा रहा था, एक ही ऑप्शन। लेकिन क्या करता है एग्जामिनर भी जानता है ये सारी चीज़ें कि आप इस तरह की अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे रख देता है कि आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 1 से ज़्यादा मिला, 13 की डिविजिबिलिटी चेक की तो 1 से ज़्यादा मिला, लेकिन 19 की डिविजिबिलिटी चेक करते ही आपका सवाल हो गया। तो कितना डीप हो सकता है, कितना वर्स्ट केस क्या हो सकता है जब आप ऑप्शन से जाते हैं, उसकी बात हमने की। जितनी देर हमें ऑप्शन से चेक करने में लगी उससे जल्दी शायद ये सवाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते थे। ये आपने देखा। 5वां सवाल देखो, 2 एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को
एक गोल कागज की शीट से जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है, में से काटा जाता है। प्रत्येक प्लेट की परिधि बताइए। देखिए परिधि पूछ रहा है, परिधि का मतलब होता है 2πr। मैंने बताया था जब भी पाई आ जाएगा यानी कि 22/7 का गुणा होगा, यानी कि जो भी उत्तर होगा उसमें 11 का गुणा हो रहा होगा, क्योंकि 22 होता है 11 गुणा 2। 11 का गुणा उत्तर में हो रहा होगा, तो सबसे पहले यही चीज़ चेक करेंगे कि भाई कितने मेरे पास ऑप्शन है जिनमें 11 का भाग जा रहा है। कोई दशमलव में भी वैल्यू नहीं है। दशमलव में जब वैल्यू होती है तो चांस हो सकता है कि हमारी जो 11 से भाग करके ऑप्शन को चेक करने की जो टेक्निक है वो फेल हो जाए। लेकिन जब पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। भाई देखो 6 और 1 7, इसमें 11 का भाग जाता है। ये इसमें 4 आ गया, अंतर नहीं जाता। 5 और 1 6, इसका अंतर 0 हुआ, इसमें 11 का भाग जाता है। इसमें 11 का भाग नहीं जाता। यानी 2 ऑप्शन मिले, 165 और 176, जिसमें 11 का भाग जा रहा था। लेकिन आपने देखा कि 11 का भाग जाने के साथ साथ ये 2πr है ना, 2 का भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि गुणा तो 2 का भी हुआ होगा, यानी कि सम संख्या होगी। तो सी भी उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए पे मैं टिक कर देता, 176 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर हो जाता। ऐसे इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता था केवल पाई के आधार पर। केवल मुझे पता चला कि पाई का गुणा हो रहा होगा उत्तर में, परिधि पूछ रहा है तो अंत में 2πr निकालना ही पड़ेगा। पाई का गुणा होगा, 11 का गुणा होगा उत्तर में, 11 का भाग देके मैंने चेक कर लिया। बेसिक से भी इसको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब। अगला सवाल समझ लो। अगला सवाल है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दी। बेलन क्या होता है, ऐसी एक आकृति आपने देखी होगी। ये बेलन होती है, जिसे सिलेंडर कहते हैं अंग्रेजी में। बेसिक बात नहीं करेंगे यहाँ, मेंसुरेशन में ही करेंगे बेसिक बात। सीधा सवाल के सॉल्यूशन पे आता हूँ, कैसे सवाल को टैकल करना पेपर में। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी हाइट दे दी 15 सेंटीमीटर, और आपसे जानना चाह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा 2πr × h+r इसका फॉर्मूला होता है। आपकी समझ में आ जाएगा पाई देखते ही कि 22/7 का गुणा हुआ होगा, यानी कि 11 का भाग जाएगा उत्तर में। आप सीधा जाएंगे, चेक करेंगे। 8 4 12, 12 में से 1 गया तो 11, इसमें 11 का भाग जाता है। 6 और 4 12, इसमें भी 11 का भाग जाता है। 9 और 8 17, इसमें भी 11 का भाग जाता है, और इसमें 11 का भाग नहीं जाता। एक ऑप्शन गलत हुआ। अब आप चेक करेंगे, भाई 2πr है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग सब में जा रहा है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आप देखिए, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, यानी कि उत्तर में 7 का भी भाग जाएगा। अब आप 7 से जैसे ही चेक करने जाएंगे, देखिए 7 1 7, 7 1 7 बचा 11, 7 1 7 4 44, इसमें 7 का भाग नहीं जाता, उत्तर ये गलत हुआ। देखिए 7 का भाग दीजिए, 7 8 56, 7 8 56, इसमें 7 का भाग जाता है। क्या इसमें 7 का भाग जाता है, 7 1 7 2 बचे 26, 7 7 21 5 58, इसमें 7 का भाग नहीं जाता, और बाकी तो गलत हो चुके हैं। केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। केवल 2 चीज़ें मैंने चेक की, वो क्या थी, किस ऑप्शन में 11 से भाग जा रहा है और किस ऑप्शन में 7 से भाग जा रहा है। इसी के आधार पर मैंने उत्तर निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था ये फॉर्मूला केवल आपको पता है कि 2πr इसमें आएगा, यानी कि पाई का इसमें गुणा होगा, 22/7 का गुणा होगा। इसी के आधार पर आपने सवाल सॉल्व कर दिया। और जब पाई से 11 से नहीं पता चला, 11 से केवल एक ऑप्शन मुझे मिला, केवल एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ, तो मैंने 7 से चेक किया। मुझे पता था आर का भी गुणा होना है, 2 का भी गुणा होना है। तो ये टेक्निक है छोटी छोटी, जिसके आधार पे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिना बेसिक पर जाए। यदि मैं चाहता तो ऐसे भी ऑप्शन ले लेता, ऐसे ही सवाल ले लेता जिसमें केवल 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने पर उत्तर आ जाता। लेकिन मैंने ऐसे सवाल नहीं लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर भी जब सवाल को सेट करेगा तो वो भी ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि एक अप्रोच से आपका काम ना चले तो एक से ज़्यादा अप्रोच लगानी है। 10% सवाल में तो केवल 11 का भाग देके पता चल जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए सवाल हैं उनमें हम चेक कर लेंगे, एक अप्रोच से काम नहीं चल रहा, अगली लगाएंगे, उससे लगाएंगे, और हमारा काम हो जाएगा अंततः। अब देखिए बेसिक भी सीखेंगे, लेकिन मेंसुरेशन की क्लास में 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है हमसे 21 सेंटीमीटर ऊंचे, हाइट दे दी 21 सेंटीमीटर ऊंचा है, और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। जानना हमसे चाह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बताइए। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आप जानते होंगे, πr² h होता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो πr² h, पाई देखते ही आपकी समझ में आ गया कि उत्तर में 11 का भाग जाएगा। सबसे पहले चेक कर लूँगा किस किस में 11 का भाग जा रहा है। 5 और 1 6, 5 और 2 7, एक अंतर हुआ, 11 का भाग ऑप्शन ए में नहीं जाता, ऑप्शन ए गलत हुआ। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो कोई हवा में नहीं बताई, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, हर जगह उनका इस्तेमाल होता है। तो डिविजिबिलिटी तो आपको बिल्कुल घोट के पी जानी है, बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए हर चीज़ की। आप देखते ही बता पाएँ कौन सा नंबर किस संख्या से डिवाइड होगा। ये देखिए 6, 5 और 1 6, 6 अंतर का 0, यानी ये 11 से कटता है, ये उत्तर हो सकता है। 6 और 1 7, और 5 और 1 6, अंतर 1 आया, 11 से नहीं कटता। 5 और 1 6, ये 11 से नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन मुझे मिला, ऑप्शन बी, जो 11 से कट रहा था। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कि कैसे देखते ही हम सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं केवल पाई के आधार पर, और इस आधार पर कि इस सवाल के उत्तर में किस चीज़ का गुणा हुआ होगा, इसके आधार पर हम कैसे उत्तर को निकाल पा रहे हैं। 8वां सवाल देखो, 8वां सवाल देखो। इस सवाल को जब आप करने बैठेंगे तो बहुत इसका डिटेल सॉल्यूशन है, लेकिन देखो कैसे सवाल होगा, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर कोई पाइप है, बाहरी परिधि 44 सेंटीमीटर। ये कोई पाइप है, मान लीजिए ये इसकी 2 परिधि हैं, ये पाइप है, ये जो मैंने लिया है ये वाला भाग, ये पाइप की मोटाई है, ये वाली चीज़ जो आप
दिख रही है, जो 1 सेंटीमीटर दे रखी है सवाल में, जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाना आपको भी, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है पाइप में कितना पानी आएगा। जब भी पाइप में पानी आने की बात होगी 7 सेंटीमीटर पाइप में, यानी इसकी जो ऊंचाई है पाइप की वो 7 सेंटीमीटर की है। इस पाइप में कितना पानी आएगा आप मुझे बताइए। पानी जब आएगा यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच से मेरा काम हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच से काम होगा। सबसे पहले तो 11 का गुणा हो रहा होगा, उसके बाद जो आर की वैल्यू आएगी, देखिए पहले में आर की वैल्यू आप निकालेंगे 2 पाई आर से 44। पहले 11 से भाग देके देख लीजिए, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन बचते हैं तो अगले अप्रोच पे जाएंगे, नहीं हमारा काम हो जाएगा। देखिए 8 और 3 11, इसमें 11 का भाग चला जाएगा। 7 और 2 अंतर 0 हुआ, इसमें 11 का भाग चला जाएगा। जैसे मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शन मिले जिनमें 11 का भाग जा रहा है, मेरी समझ में आ जाना चाहिए कि दूसरी अप्रोच भी कोई मुझे लगानी पड़ेगी। देखिए 7 और 1 8, इसमें भी 11 का भाग चला गया। 9 और 1 10, 7 और 2 इसमें नहीं गया। ऑप्शन डी, यानी एक ऑप्शन मैंने खत्म कर दिया 11 की डिविजिबिलिटी से। अब देखिए कैसे काम होगा। परिधि दे रखी है पहले वाले की 44, यानी 2 पाई आर जो पहले वाले का, यानी बड़ा वाला आर वो 44 है। बाहरी परिधि है, बाहरी परिधि के लिए मैंने बाहरी त्रिज्या को मान लिया बड़ा वाला आर, कैपिटल आर, आंतरिक को मान लिया छोटा वाला आर। इतना आप समझते होंगे। देखिए 2 से काटा, 22 बार कट गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर बराबर 22, 22 से 22 कटा, आर की वैल्यू आ गई 7, आर की वैल्यू 7 आ गई बड़े वाले की। तो आंतरिक त्रिज्या जब आप निकालेंगे तो आंतरिक आपको पता है ये 1 सेंटीमीटर कम है, तो छोटे वाले आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ रही होगी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी उत्तर होगा यहाँ जब आप देखिए पाई की वैल्यू आपने देखा कि 11 है आपको रखना है, उसके बाद आर की वैल्यू रखेंगे आप 6 रखेंगे और एच 7 रखेंगे। या तो इन तीनों गुणा कर दीजिए, या छोटी सी बात समझ लीजिए कि उत्तर में 3 का भाग जा रहा होगा, क्योंकि 6 का गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6, 2 का और 3 का दोनों का जाएगा, 2 का सब में जा रहा है, 3 का किस किस में जा रहा होगा। देखिए पहले वाले ऑप्शन में 3 का भाग नहीं जाता, दूसरे वाले ऑप्शन में 3 का भाग जाता है, तीसरे वाले ऑप्शन में भी 3 का भाग नहीं जाता। नहीं, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। या फिर आप बेसिक से भी सॉल्व करते तब भी उतना ही समय लगता। मेरा केवल समझाने का उद्देश्य आपके दिमाग के साथ खेलना है, यानी कि आप दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे नए नए तरीके सोच सकते हैं, कैसे आप सवाल को देखकर सोच सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, बेसिक आपको नहीं आ रहा कैसे करना है, उस केस के लिए ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे 100% सवाल सॉल्व करने, कम नॉलेज के आधार पे, कम जितना आपको पता है उसी के आधार पे कैसे सारे सवालों को सॉल्व करना है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बार बार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निक समझ में आई होंगी और आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों की कि डिविजिबिलिटी का कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो अपना दिमाग खोल के रखेंगे कि इसका जो उत्तर आएगा, सबसे पहले लास्ट स्टेप सोचेंगे कि इस सवाल का जो उत्तर आएगा उसमें किस किस चीज़ का गुणा हुआ होगा। अगर आप एक भी चीज़ ऐसी पता कर पाए तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, आसानी से आप उत्तर तक पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, कंटेंट में जो दम है वो आपको दिख रहा होगा, और आशा करता हूं कि आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके जानने वाले जितने स्टूडेंट हैं, आप सब उन्हें लगातार शेयर कर रहे होंगे ये वीडियोस लगातार शेयर करते रहिए। मज़ा तो आपको बहुत आया होगा ये सारी टेक्निक देखकर, लेकिन जो 8 सवाल मैंने करवाए हैं इनमें से एक सवाल गलत है, एक सवाल का उत्तर गलत है। टेक्निक लगाने में जो गड़बड़ हो सकती है, क्या गलती एक स्टूडेंट कर सकता है, ये भी काम है एक टीचर का, ये भी एहसास दिलाना। तो आप लोगों का काम है कि आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर गलत है और आप मुझे बताएंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, वीडियो के बाद वीडियो में ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, आपके दिमाग पे जोर आप तभी डालेंगे जब ये कन्फ्यूजन रहेगा। कन्फ्यूजन नहीं होगा तो दिमाग का इस्तेमाल प्राणी नहीं करेगा। तो आपको बताना है किस में गड़बड़ है। अच्छा, इसके बाद ये वो टेक्निक हैं, डिविजिबिलिटी रूल और डिविजिबिलिटी रूल हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, ये सारी वो टेक्निक है कि हर एक चैप्टर में लगती है भाई। हर एक चैप्टर के 20 से 25% सवाल इन्हीं टेक्निक के दम पे सॉल्व हो जाएंगे। आप लगा के देख लेना, बड़ा मजा आएगा जब आप इस तरह से सवालों को सॉल्व करेंगे। बेसिक की हम बात करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, सारे बेसिक बताऊँगा, एक एक चीज़ को आप ध्वस्त कर दोगे, एक भी सवाल बचेगा ही नहीं भाई। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस तक वीडियो को आप पहुँचा दीजिए, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए रखते हैं इस वीडियो को, यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।